अक्टूबर 2018 में मेंटल हरासमेंट एक्सट्रीम चालू हुआ, जो एक इंसिडेंट के बाद वो एक एक करके चीज़ें बढ़ती गई। पहले तो वो डर गए कि सेक्सुअल हरासमेंट, उन्होंने मुझे फ़ोन करवाया, बहुत परेशान हो गई मैं। घर आके ऐसे 3-3 4-4 घंटे ऐसे बैठ के रोती थी। हमारा शूट खत्म होगा तभी जा, हमारी शूट को डिस्टर्ब करके नहीं जाओगे। मैंने कहा, डू यू अंडरस्टैंड, माई ब्रदर इज़ ऑन वेंटिलेटर, ही इज़ अबाउट टू डाई। नहीं सुन रहा, मेरा गला दब रहा है। मैंने कहा मैं कुछ कर लूँगी। सोहेल ने गुस्से से मेरी कार का साइड वाला दरवाज़ा खोला, बहुत एंग्रीली ऐसे खोला उसने। क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। मोनिका बहुत फ्रैंक थी, उसने तो एक बार सबके बीच में, हमारी मीटिंग चल रही थी, उसने आसिफ जी को बोल दिया था कि आप ना बहुत चालू हो। प्रेग्नेंट हुई तो मुझे निकाला गया, मैंने सेट पे तोड़ फोड़ किए, मैं सेट पे लड़ाई झगड़ा कराती थी। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंबिका सिंह। स्वागत है आपका टेली मसाला में। इन दिनों तारक मेहता का उल्टा चश्मा का काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रहा है। जेनिफर ने भी अपनी बात रखी है, मोनिका ने भी अपनी बात रखी है, शो के और भी कास्ट ने अपनी अपनी बात रखी है सोशल मीडिया के थ्रू, इन पर्सन इंटरव्यूज़ देकर। आज हमारे साथ है जेनिफर, जो बताएंगी अपनी साइड, कैसे उनके साथ क्या हुआ। उन्हें मतलब पॉजिटिव के साथ, मतलब नेगेटिव के साथ कभी कभी पॉजिटिव भी होना पड़ता है। जेनिफर से ही बात करके सारी चीज़ें हम पता करते हैं। हेलो जेनिफर, कैसी हो आप? अभी तो अच्छी हूँ। कैसा रहा आपका वैकेशन सबसे पहले? वेकेशन शुरू में तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि एक्चुअली कहा जाए तो 15 साल से, जब से तारक मेहता ज्वाइन किया है, तब से मैंने मायके में तो मतलब गिन के 2-3 दिन ही मिले हैं मुझे छुट्टी में, वो भी 2-2 3-3 साल में। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं 1 महीना रहूँगी, लेकिन वहाँ जाते ही 20 दिन में ये न्यूज़ निकल गई। तो लास्ट के 10 डेज़ वर हॉरिबल, बिकॉज सडनली ये न्यूज़ निकली। एंड जबकि मैंने किया इसको काफ़ी पहले था, 8 अप्रैल को किया था, बट न्यूज़ ये 11 मई को निकली। तो फिर बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि द थिंग इज़ सडनली मैं सबसे इम्पोर्टेंट हो गई और सबको चाहिए कि अभी आप मत बोलो। पर एक ही चीज़ आप बार बार नहीं बोल सकते ना। मेरा गोइंग थ्रू द सेम मेंटल हरासमेंट, सेम वर्ड्स, मुझे नेगेटिविटी आ रही थी। पहले दिन मैंने दिया, ऑलमोस्ट मैंने 11 घंटे इंटरव्यू दिया पहले दिन, लेकिन मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई कि अगले दिन मेरा गला, थ्रोट पूरा गया। फिर नेक्स्ट डे भी मैंने थोड़ा बहुत दिया, फिर उसके बाद मैंने बंद किया कि नहीं अभी नहीं होगा। 2-4 जन को मैंने वीडियो वाला दिया, लेकिन क्यों उसके लिए ना बहुत वो चाहिए यार, बार बार नहीं बोल सकते आप सेम बात। यस, डे वन से आप शो का हिस्सा रही हैं, मतलब ऑडियंस ने भी काफ़ी प्यार दिया। आज आप जो कुछ भी हो शो की वजह से हो, ये बात आप मानते हो? 100%, ये आप इंटरव्यू ले रहे हो मेरा इसी की वजह से है, क्योंकि तारक मेहता पहले तो सबके दिलों पे छाया हुआ ऐसा वाला शो है, सब उसको बहुत प्यार करते हैं, एक एक कैरेक्टर को। सो जैसे भी मैं बोलूँ तो शुरू से, मैं मेरी बात करूँ तो, कि मुझे तो बहुत छोटा दिखाया जाता था, कि मतलब तुम बहुत छोटा कैरेक्टर हो, बहुत छोटा हो, मतलब हमेशा हमेशा हमेशा। तो मुझे ऐसे लगता था कि हाँ ठीक है, ओके, मेरे को ऐसा कोई बहुत एम्बिशियस भी नहीं हो कि मेरे को बहुत बड़ा कुछ ये चाहिए। लेकिन फिर मुझे जब मैं प्रेगनेंसी के ब्रेक में, मतलब जब मुझे प्रेग्नेंट हुई तो मुझे निकाला गया, तब उस टाइम पे जब लोगों ने मुझे मतलब परेशान कर दिया, आप क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो, क्यों नहीं हो, मुझे लगा यार मैं इतना छोटा सा कैरेक्टर, मुझे कितना प्यार करते हैं लोग। तो आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड। बट धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं यार, इनके लिए सब कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। हमको प्रोडक्शन हाउस ही बोलता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो बाहर काम नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा। तो ठीक है, फिर तब समझ में आया कि नहीं यार, इट्स, और ऑफकोर्स देवर वेरी गुड मोमेंट्स ऑल्सो, बहुत अच्छी टाइम बताया। क्योंकि ये सब जो, अगर मेंटल हरासमेंट देखो, शुरू में अगर मैं बोलूँ तो 5 इयर्स जैसे मैंने पहले काम किया, 2008 से 13, तो एक्चुअली कुछ ऐसा खास नहीं हुआ था, कुछ इतना बड़ा इशू नहीं हुआ था, मतलब एक्सेप्ट कि मुझे उन्होंने प्रेगनेंसी से निकाला, और मेरे फादर की डेथ के बाद उन्होंने मुझे 4 दिन बाद बुला लिया था बॉम्बे वापस। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने शो रिजॉइन किया। लोगों को कहना है 15 साल क्यों सहते रहे, तो 15 साल था ही नहीं ऐसा कुछ। जो चालू हुआ 2018 में, अक्टूबर 2018 में मेंटल हरासमेंट एक्सट्रीम चालू हुआ, जो एक इंसिडेंट के बाद वो एक एक करके चीज़ें बढ़ती गई। लेकिन फिर यही है कि पहले, मतलब उसका पहले चुप रही, रोई, गुस्सा हुई, हर दिन रोती थी, उसके कारण मैंने हीलिंग ज्वाइन की, मैंने अपना हीलिंग करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैंने ऐसा हुआ कि मैंने वो हीलिंग सीखी, क्योंकि अभी कितना आप जाके पे करके हीलिंग कराओगे अपना। तो फिर वो हीलिंग सीखी मैंने कि अपना को खुद को रेकी कर सकूँ, रेडिकल कर सकूँ, और भी हैं एक्सेस बार करके बहुत सारी चीज़ें हैं।
एंजल्स का कनेक्शन मेरा हुआ। लेकिन फिर ऐसा है, बीच में मैंने एक बार फुट डाउन भी किया कि मेरे को नहीं करना है शो। तो मुझे बहुत धमकाया गया कि आपके पैसे रोक लेंगे 4 महीने के, आपको कहीं और काम नहीं कर सकती आप जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक आप नहीं जा सकती हो, आपको कम से कम 6 महीने भी लग सकते हैं हमको जब तक नई रोशन नहीं मिले। मुझे लगा यार ये तो और मैं हरास हो जाऊंगी, मतलब अगर मैं काम भी बाहर काम भी नहीं कर सकती, यहाँ पर इनका वेट करती रहूँगी, ये बुलाएंगे भी नहीं, और अटक जाऊंगी। तो फिर वो बात रह गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे इतना कुछ ख़राब नहीं था। लेकिन द थिंग इज़ के जैसे मेन मैं ये कहना चाहूँगी अंपिका के, मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये नहीं करना था ज़बरदस्ती। ये मैं तो बोलूँ भगवान ने कराया है, क्योंकि 7 मार्च को जो भी सब चीज़ें हुई वो ऐसा एक सिचुएशन बनती गई कि सब ऐसे खिलाफ होके उन लोग ने मेरा 2 घंटे का एडजस्टमेंट नहीं किया, जिसके कारण सारा इशू स्टार्ट हुआ। और फिर मैं निकल आई, इनने दरवाज़ा रोका, जतिन ने गेट बंद कर दिया, मेरी कार के पीछे खड़ा हुआ, सोहेल ने आके गेट आउट बोला। वहाँ मुझे बहुत दुख लगा कि यार 15 साल शो किया, आप गेट आउट बोल रहे हो। तो भी मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे वापस बुलाएंगे या कुछ, बट आसिफ जी ने एक फ़ोन भी नहीं किया। मतलब 15 साल काम किया है, एक फ़ोन कर सकते थे, जेनी क्या हुआ, मैं नहीं था सेट पे, क्या हुआ। हालांकि लोगों का, मेरे कलीग्स का, सबका कहना है कि आसिफ जी को एक एक लफ्ज़ मालूम रहता है सेट पे क्या हो रहा है, तो उनको ये भी मालूम होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट ये है कि मैं शांत बैठ गई थी कि चलो मैं निकल गई, मैं अपना पैसा भी नहीं मांगूंगी, ख़त्म। लेकिन इनने फिर 24 मार्च को मुझे मतलब फ़र्स्ट जो नोटिस भेजा कि नहीं आपका ये नुकसान हुआ, ये वो, आपको ये पैसा ये करना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा। तो भी मैंने बोला कि मैंने मेरे लॉयर को बोला कि लेट्स नॉट को गेट इन टू दिस। तो उसने बोला 15 साल का लिखो क्या क्या हुआ। मैंने जब उनको भेजा 4 अप्रैल को, तो उन्होंने मुझे बोला कि मतलब पहले तो वो डर गए कि हरासमेंट, उन्होंने मुझे फ़ोन करवाया एक कलीग के थ्रू कि अरे हरासमेंट ये वो क्या कर रही हो तुम शो का। तो सोचो, मैंने बोला भाई तू बीच में मत पड़, बिना मतलब के क्यों बीच में पड़ रहा है। बोले नहीं शो का सोचो। मैंने कहा शो का सोच नहीं, शो अपना चलता रहेगा यार, ये छोटी मोटी कंट्रोवर्सी से शो में मुझे नहीं लगता कुछ इतना डिफरेंस होगा। तो इसके लिए मैंने उसको मैंने बोला कि लॉयर को कि अपन इसको ड्राफ्ट ही रहने देंगे। पर फिर 6 अप्रैल को उन्होंने मेरे को ये किया कि दबाने की कोशिश की कि आप मनी एक्सटॉर्ट करना चाहती हूँ। मैं तो मेरा पैसा नहीं मांग रही, मैंने तो मेरे बिल्स नहीं दिए, मार्च के बिल्स नहीं दिए, मैंने जीएसटी नहीं पे किया, बिल्स नहीं दिए। मतलब आपको इतनी भी कर्टसी नहीं थी कि आप बोलो फ़ोन करके कि बिल दे दो। पैसा रोका तो रोका, मतलब पैसा तो मेरे को नेचुरली मार्च के बाद मिला ही नहीं है, मार्च अप्रैल अभी में भी ख़त्म हो रहा है, पैसा मिला नहीं है, वो नहीं मांग रही हो। अब फिर मेरे को लगा यार कि क्या है यार, ये तो मतलब आप तो हद कर रहे हो यार, मनी एक्सटॉर्ट की बात ही नहीं। वो अच्छे से जानते हैं मेरा नेचर, एवरीथिंग अच्छे से जानते हैं इतने साल से। तो मैंने फिर 8 अप्रैल को ये सब, मेरे जो लॉयर के ने जो बोला, माय लॉयर इज़ अमित खरे फ्रॉम नागपुर, वेरी गुड लॉयर। तो उन्होंने जो बोला कि आप पूरा ये जो भी है इसको अपन अलग अलग अथॉरिटीज़ को और इन लोग को भेजते हैं। तो उन लोग को पोस्ट किया, मैंने मेल किया, बट ये बात कहीं खुली नहीं, कहीं निकली नहीं। एंड वो पता नहीं कैसे 10 मई को मुझे जो भी फ़ोन आया, एंड देन ये 11 मई से सब खुल गया। क्योंकि क्या होता है ना, देखो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है यूनिवर्स का अपना एक वर्किंग होता है ना कहीं तो भांडा फोड़ होगा ना, कुछ चीज़ें अगर ऐसी होंगी। तो उनको ये लगा कि वो हमेशा से करता है, सारे पहले भी आर्टिस्ट पे जो निकले हैं उनके यही किया है कि उनके पैसे रोकना, उनको फिर मेंटली हरास करना, बार बार ऑफिस बुला के ये करना, या ऑफिस गए तो उनको सताना, ये सब उन लोग हमेशा से करते हैं। तो इनको ये लगा कि हम भी इसको नोटिस देंगे, क्योंकि मुझे मेरे सामने बोला जाता था शैलेश को हमने ऐसा नोटिस दिया ना, ऐसा देखना अभी कैसे डर गया, उसको राज को नोटिस देना, ऐसा ऐसे ये उन करते रहते थे। तो मेरे साथ भी उन्होंने यही किया। तो भी मैं चुप थी, लेकिन वो ऐसे भगवान कहीं ना कहीं तो दिखाएगा ना कुछ, तो वो फूट गया भांडा। अब उनके ही किया उनके ऊपर आ रहा है। ये मैं तो टोटली कर्मा, आई एम ए वेरी कर्मा कॉन्शियस पर्सन। जो भी चल रहा है वो कर्म, मैं तो ये मानती हूँ कर्मा, आपका पास्ट लाइफ कर्मा, आपका इस इनका तो इस जन्म का ही जो भी कर्मा है, दैट इज़ कमिंग, दैट विल फॉर श्योर कम। और आई एम नॉट नो वन टू जज, ठीक है, उनकी लाइफ उनका कर्मा, मैं मेरा धर्मा कर रही हूँ, मैं सिर्फ यही बोलूँगी। मेरी गुरु ने मुझे बोला जेनी डू, सिर्फ सच बोलो एंड डू वॉट योर धर्मा सेज, सो आई एम डूइंग दैट। तो अभी जैसे कि आपने कहा कि आप हीलिंग वगैरह भी कर रहे हो, सो उससे आपको क्या ऐसी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिली कि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया है? ऑफ कोर्स उस हीलिंग के बिना तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती मेरी लाइफ। सो मैंने ऐसे तो मैं बहुत साल से 2007 से आई एम इनटू बुद्धिस्ट चैंटिंग, SGI करके ग्रुप है, उसमें मैं हूँ ही। लेकिन जो एक और अलग स्पिरिचुअल एस्पेक्ट स्टार्ट हुआ जब
5th ऑफ नवंबर 2019 को मैंने सोहेल को बोला था कि मुझे सीरियल छोड़ना है और उसने मुझे बोला नहीं छोड़ सकते। तो मैं बहुत परेशान हो गई, मैं घर आके ऐसे 3-3 4-4 घंटे ऐसे बैठ के रोती थी। तो मुझे मेरे हस्बैंड मयूर ने बोला कि जेनी तुम क्या है, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? मैंने कहा क्या करूँ? तो उन्होंने जस्ट रेकी सीखी थी, तो उन्होंने बोला जेनी रेकी सीखो, मैंने जिससे सीखा है एक बार उसको देखो। तो मैंने उनसे बात की एंड आई वो यूनिवर्स को कराना होता है ना, तो मतलब इत्तेफाक ये हुआ कि वो 2 दिन रेकी के चाहिए। तो मैंने कहा 2 दिन में कैसे एडजस्ट करूँगी, हमको तो एक दिन पहले ही शूट का पता चलता है, 2 दिन एक साथ मिलना इम्पॉसिबल है। एंड लकीली ऐसा हुआ कि मुझे उन्होंने बोला, मैंने जो मनीषा मेरी गुरु जिनको मैं मानती हूँ, मनीषा को फ़ोन किया। मनीषा ने बोला आप आ जाओ, कल परसों मैं कर सकती हूँ। एंड मैंने वहाँ जतिन को पूछा, जतिन ने बोला मैम आपका कल परसों शूट नहीं रहेगा ना। आई वाज लाइक वाओ। तो वो मेरा रेकी स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे ही मैंने रेडिकल किया, मैंने एक्सेस बार किया, क्योंकि और एंजल्स कार्ड रीडिंग किया। एंजल्स काफ़ी सारा एंजल्स से कनेक्टेड हूँ। आई गेट ऑल द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स ऑल द टाइम। आई गेट डाउनलोड्स, जिसको आप इंट्यूशन बोलते हो। वी गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग व्हेन यू आर गोइंग कि आप इधर जा रहे हो तो यहाँ से नहीं जाना है, एक्सीडेंट हो सकता है। वो दैट इज़ इफ़ द फर्स्ट मैसेज दैट यू गेट ना, वो आपका गट फीलिंग है, वो आपका इंट्यूशन है, वो आपको सुनना चाहिए हमेशा। तो वो जो है ना, मैंने जब से सुनना चालू किया फिर चीज़ें वर वेरी गुड। इवन इन दैट केस सोहेल और मेरी पिछले 2 साल से बहुत अच्छी पड़ती थी। पहले उसने बहुत मेंटली हरास किया, लेकिन वो बहुत अच्छा भी हो गया। दैट इज़ द फैक्ट, ट्रस्ट मी। मतलब ही वॉज़ वेरी क्लोज टू मी। मैं उसको बोलती भी थी सोहेल तू कितना चेंज हो गया है, तो बोलता था हाँ मैंने बहुत गुस्से पे कंट्रोल किया है। वो मेरे से कार्ड रीडिंग भी कराता था, हम एंजल्स का भी मैं उसको बताती थी और भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बताती थी, ये सब होता था। लेकिन इस लास्ट 1 साल में उसने 3-4 गलत चीज़ें की। जैसे लास्ट ईयर मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना था, तो उसने मेरा 2 महीने बोलने के बाद भी मेरा लेटर नहीं दिया वीज़ा के लिए, जो ऑफिस से चाहिए होता है, लास्ट डे पे दिया। मतलब कल वीज़ा इंटरव्यू, आज रात को 8 बजे बोल रहा है, तो अभी मैं कैसे करूँगी? सुबह 7 बजे तो इंटरव्यू है, मेरे पेपर इतने सारे लगते हैं। देन फिर उसने मेरे ब्रदर की डेथ पे मुझे बोला था कि मुझे जाने नहीं दे रहा था। मेरे ब्रदर की वॉज एन वेंटिलेटर के, वो वेंटिलेटर पे हाँ नहीं हम नहीं जाने देंगे आपको, जब आपका ये हमारा शूट ख़त्म होगा तभी जाना, हमारी शूट को डिस्टर्ब करके नहीं जाओगे। मैंने कहा डू यू अंडरस्टैंड माई ब्रदर इज़ ऑन वेंटिलेटर, ही इज़ अबाउट टू डाई। डॉक्टर ने बोला नहीं बचेगा, वो बेहोश है। तो उसको थोड़ा ऐसा लगा, मैं बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। जतिन वहीं खड़ा था, तो उसको थोड़ा ऐसे लगा। फिर अगले दिन छुट्टी थी, इत्तेफाक से मेरा शूट नहीं था, तो एक वो दिन और एक और दिन एडजस्ट करके उसने मुझे जाने दिया। देन मेरे ब्रदर की डेथ के आसिफ जी ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, क्योंकि मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया था। तो आसिफ जी ने लाइक मुझे 7 दिन के एक्स्ट्रा पैसे दिए थे कि मैं एब्सेंट थी उस टाइम पे। तो वो हालांकि वो उनने पैसे ऑलरेडी दिसंबर में एडजस्ट कर लिए, मुझे सिर्फ 5 दिन शूट पे बुलाया, जबकि मेरा एवरेज ज़्यादा होता है। तो मैंने बोला कि उसके लिए मुझे बार बार सुनाया गया आपका भाई मरा ना पैसे हमने दिए, आपका भाई मरा ना पैसे हमने दिए। एंड लास्ट नेल ऑन द कॉफिन वाज व्हेन ही सेड गेट आउट। 4 बार आप गेट आउट बोल के चिल्ला रहे हो, मेरी कार का दरवाज़ा बैंग कर रहे हो और मुझे बोल रहे हो कि निकल जाओ यहाँ से, रिप्लेस करो इनको। तो दैट वाज आई वाज वेरी डिसहार्टेंड कि यार इसके साथ मैं कितनी बातें करती थी, कितना जेन्युइनली मज़ा आती थी। ऐसे कैसे ऐसा हो सकता है? अब मुझे समझ में आता है कि भाई उसका पास्ट लाइफ कर्मा तो उसके सामने आएगा ना। तो ओवरऑल ये बिकॉज ऑफ हीलिंग आई एम स्टिल वेरी काम, यू नो। द केओस नेवर एंड्स, द केओस यू नो यू जस्ट बिकम काम। तो केओस ऑफकोर्स जो भी चल रहा था, विथ स्पिरिचुअलिटी इट हैज़ आई हैव ग्रोन। बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हुई, क्योंकि घर आके जो मैं रोती थी, चिल्लाती थी, गुस्से में होती थी, सर पकड़ के बैठ जाती थी, तो विथ वो सब करने लगी ना, तो एक पूरा मेरा जो एक हीलिंग हो गया बॉडी मेंटल। अगर मुझे मालूम है अभी मेरा अगर कुछ डिस्टर्ब हुई है शूट से आके, मुझे कितनी बार, सो मयूर और मैंने हम दोनों ने 3rd लेवल रेकी किया है, तो मयूर मेरा चक्रा सेटिंग करते थे, टेक्स 15-20 मिनट्स ऐसा। और फिर वो अच्छा लगता था कि पूरा जो नेगेटिविटी निकल गई। ऐसे अलग अलग हीलिंग से और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने फिर कुछ लॉकडाउन के बाद, मतलब मैंने हीलिंग लेना भी स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड हीलिंग पीपल। सो आई टेक यू नो, मैं ये भी करती हूँ कि काउंसलिंग भी करती हूँ, कार्ड रीडिंग, ये सब चीज़ें करती हूँ। बट 1 साल से बहुत कम हो गया, बिकॉज मेरे ब्रदर की डेथ का हुआ तब से बहुत कम हो गया है। मुझे वापस स्टार्ट करना है, वो अलग चीज़ है। बट हीलिंग का आई कैन नॉट इवन इमेजिन, इस स्पिरिचुअलिटी के बिना मैं आज यहाँ पर इतने सॉर्टेड होकर बात कर सकती। जैसे कि आपने कहा हीलिंग की वजह से आपको इतना मतलब सपोर्ट मिल गया, एक समझ जाओ एनर्जी मिल गई आपको। और जैसे कि आपने ये भी बताया कि घर पे आके आप घंटों घंटों रोती थी, तो घर में आपके और भी फैमिली मेम्बर थे, तो आपको देखकर जाहिर सी बात है आपकी बेबी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए होंगे।
सो नेचुरली लाइक मतलब वो टचवुड माय डॉटर इज़ वेरी डिटैच्ड इन दैट सेंस, उसको इससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता। पर द थिंग इज़ कभी जब मैं बहुत रोती थी तो उसका ऐसा हो जाता, पर वो इतना ऐसे है, वो मालूम मतलब मेरी माँ है वो, सच में वो ऐसा बोलती है ना एकदम इतना इजीली, मैं ऐसे वो हो जाती हूँ कि अरे कितना अच्छा उसने बोला। वो बचपन से ही मतलब मनीषा जो मेरी गुरु है वो बोलती है यार जेनी ये तो स्पिरिचुअली पैदा हुई है, पता नहीं क्या है ये। उसने भी रेकी का किया है कोर्स पूरा, वो भी रेकी करती है। तो द थिंग इज़ कि वो तो, पर मयूर थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाते थे कि यार तुम कितना रोती हो यार, कितना रोती हो, आंखें सूज जाती हैं मेरी। तो बट यही है कि ऑफकोर्स उन लोग का सपोर्ट है, सब चीज़ें हैं, और मेरी गुरु का, भगवान का आशीर्वाद है, एंजल्स का आशीर्वाद है, तो सब अच्छा चल रहा है। उस हिसाब से हम अभी भी आई एम काम एंड क्वाइट, नहीं तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में तो जीना मुश्किल है यार। या सो जेनी, लास्ट डे सेट पर क्या हुआ था? बिकॉज लास्ट डे लेकर ना काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे ड्रामा क्रिएट हो रहा है, मतलब कई चीज़ें आ रही हैं ऐसा। वहाँ से भी नोटिस बाहर आ रहा है ऐसा कि आपने तोड़ फोड़ किया था, काफ़ी सेट को नुकसान पहुँचाया था, गाड़ी मतलब आप उड़ाने वाली थी, ऐसे कई मतलब खबरें आ रही हैं उड़ते उड़ते। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये फैक्ट क्या है, उस दिन सेट पर एक्चुअली में हुआ क्या था? देखो 11 मई को मेरा ये न्यूज़ में आया। आई थिंक 12 मई को सोहेल का स्टेटमेंट आया है, इंक्लूडिंग हर्षद सर, ऋषि एंड अरमान का, कि मैं इनडिसिप्लिन्ड हूँ, डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैंने सेट पे तोड़ फोड़ की है, मैं सेट पे लड़ाई झगड़ा कराती थी, और मैंने प्रॉपर्टी को नुकसान करने की कोशिश की है। ठीक है, जब बाकी लोग बोले, मालव, प्रिया, मोनिका, दे आर एंजल्स टू मी, मतलब कहाँ से वो आ गए, भगवान ने कहाँ से मुझे भेजा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे भगवान ने बोला था यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, तेरे को कुछ नहीं होगा, वी आर देयर, वी विल बी सेंडिंग एंजल्स। आई टोटली ट्रीट देम एज एंजल्स, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं कि माला, प्रिया, और प्रिया से मेरी अच्छी जमती है बहुत, मतलब हमारी होती है तो एक साथ बहुत बात होती है, मेन रिलेटेड टू अरदास बहुत हमारी बात होती है, स्पिरिचुअलिटी ये हमारी बात होती है, बाकी शूट उट का हमारा कम बात होती है। मालव से मेरा प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, मस्ती हस्ती करते थे। मोनिका से बहुत कम ये है इतना दोस्ती, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं, इतनी ज़्यादा हमारा शूट ही नहीं हुआ है। बट शी वॉज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, बहुत ऑनेस्ट थी, बहुत एकदम फ्रैंक थी। तो ये सब जो लोग जब सामने आए, तो अब 3 दिन पहले सोहेल का स्टेटमेंट आया है, तो उसमें बोला गया है कि जेनिफर तो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, मैं तो उससे हीलिंग कराता था, मैं तो उससे टैरो कराता था, और मेरे से सब सीक्रेट शेयर करती थी। तो मतलब ये सडनली, अभी पहले मैं चीप पब्लिसिटी कर रही थी, अभी मैं एकदम हीलिंग और ये हो गई, तो सच कौन सा है? आप खुद सोचो सच कौन सा है ना। कि तो बात ये है कि वो जो पूरी पहली बात उनको फिर अगेन लगा कि हम ये बात फैलाएंगे, हर्षद, मालव और हर्षद, ऋषि और अरमान का स्टेटमेंट लेके ये बात फैलाएंगे, तो ये चुप हो जाएगी। अब उनको नहीं मालूम था सामने से और पत्ते खुल जाएंगे, ये वाला गड़बड़ हो गई। तो 7th को क्या हुआ मैं बताती हूँ। तो उसमें ये था कि अब मैं यही बोलूँगी कि देखो क्या होता है ना, यूनिवर्स हमेशा आपका एक बैकअप रखता है कहीं ना कहीं। मुझे, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि मालव मेरे लिए बोलेगा। ही वॉज द फर्स्ट वन टू कम अप एंड आई वॉज लाइक, मैं जिस दिन उस ये आया, मैंने मालव को फ़ोन किया, मैंने कहा मालव थैंक यू, मुझे बहुत रोना आ रहा था। मालव ने बोला मैम मुझे, और देखो ना मैं आपके साइड हूँ ना मैं आसित मोदी की साइड हूँ, बट तो आप जो आपके बारे में गलत फैला रहे हैं बातें, मुझे सिर्फ उसका बोलना था और कुछ नहीं। मैंने आपको कभी नहीं देखा आप इनडिसिप्लिन, डिसऑर्गेनाइज हो, लेट आप कभी कभी आते थे, लेकिन आप मेकअप करके आते थे। मैं उसको बोलती थी देख तेरे, तू कॉल टाइम मेरा 8:30 है ना, तू 9:30 से पहले सीन नहीं स्टार्ट करेगा ना, मैं 9:30 आऊँगी विथ मेकअप विथ हेयर आऊँगी, मैं घर से करके आऊँगी। दैट टाइम आई विल बी स्पेंडिंग विथ माई डॉटर। मैं वहाँ बात, डॉटर से बात करते करते मेकअप कर लूँगी, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, तेरा भी सफ़र नहीं हुआ मेरा सफ़र नहीं। तो वो करता था हमेशा एडजस्ट इस तरीके से, क्या मेरे को क्या है, आप मेरे को तैयार मिलो। तो इस तरीके से वो जैसे सामने आया। प्रिया ऑफ कोर्स, प्रिया इज़ अ वेरी ट्रुथफुल गर्ल, हमेशा से हैट्स ऑफ टू, मतलब मैं उसको हमेशा बोलती थी कि यार मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। प्रिया हमेशा ऐसे स्टैंड होती थी अपनी सब चीज़ों के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात थी। मोनिका बहुत फ्रैंक थी, उसने तो एक बार सबके बीच में, हमारी मीटिंग चल रही थी, उसने आसिफ जी को बोल दिया था कि आप ना बहुत चालू हो, और हम सब हंस रहे थे, हम सब बहुत हंस रहे थे, क्योंकि कभी कोई बोल नहीं पाए, और उसने एकदम ऐसे फ्रैंकली बोल दिया। फिर आसिफ जी भी पहले एम्बैरस हुए, फिर हंसी में उन्होंने उड़ा दिया, फिर बाद में उसको बहुत सुनाया गया था कि क्या तुम सबके सामने ऐसा बोलती हुई वो, क्योंकि सब दबे हुए थे और सडनली वो बोल दिया था उसने। तो ये जो लोग आए हैं ये दे आर लाइक एंजल्स। तो 7th मार्च को जो हुआ, ये 6th मार्च को मैंने ऋषि दवे जो हमारे
असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, उनको मैंने बोला कि कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और होली है। अपना 8 मार्च को होली पहले थी, फिर 7 मार्च को अनाउंस हो गई थी बीएमसी के यहाँ पर। तो मैंने इसलिए कुछ भी हाफ डे ऐसा कुछ बोला नहीं था। तो एकदम से जब अनाउंस हो गई, मुझे लगा अनाउंस भी हुई तो छुट्टी देंगे, होली के दिन तो, धुलंदी के दिन तो शूट नहीं करेंगे, बट उन्होंने रखा शूट। तो मैंने ऋषि को, हम लोग बहुत देर तक अच्छे से बैठ के बात कर रहे थे, सुफियान कुरैशी जो हमारा एडी है वो भी था। मैंने बोला ऐसा है कि देख हमारी मेरी कैसे शादी हुई, कैसे लव मैरिज, क्या उसका कैसे शादी, सब ऐसा हम बात कर रहे थे। मैंने बोला देख मेरे को मैरिज एनिवर्सरी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मैं रात को जाके 9 बजे डिनर भी कर लूँगी बाहर। मेरे लिए इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरी बेटी के साथ होली खेलना है। तो मुझे 2 बजे तू इन टाइम दे, मैं 2 बजे आऊँ। तो बोले मैम वैसे तो हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लेट मी टॉक टू हर्षद सर। मैंने कहा ओके। मैंने बोला और अगर तू मुझे 2 घंटा भी देगा, देख 11 से 1 मेरे यहाँ होली होती है, मुझे 2 घंटा भी देगा तो भी चलेगा। तो बोले मैं बात करता हूँ, ऐसे बोल के मैं निकल गई कि ओके ये हो जाएगा। अभी मैं जब जा रही थी तो मैंने मेरी ड्यूटी है एज ए प्रोटोकॉल इन्फॉर्म करना जतिन को, बिकॉज एज एन ईपी मुझे उसको बताना है कि ऋषि ने मेरा ऐसा ऐसा बोला है करने के लिए, तो उस तरीके से तू सीन लगाना। मैं उसको बोलने की तो जतिन ने ऐसा किया, तो मैंने बोला तो मतलब टाइम नहीं है, जाओ। 2 घंटे बाद उसने आके मेरे को बोला कल सुबह 7 o'clock आपका फर्स्ट शॉट। तो मैंने बोला 7 o'clock फर्स्ट शॉट। तो ऋषि की तरफ मैंने देखा तो ऋषि ने बोला कि मैं जल्दी छोड़ दूंगा आपको। तो मुझे लगा अभी मैंने बोला तो था 11 से 1 तक है, तो लगता है इनका कुछ छोटा सा सीन होगा, वहाँ पर इन लोग करके मेरे को छोड़ देंगे 10 बजे या 11 बजे भी छोड़ेंगे तो इट्स ओके। मैंने कहा ओके फाइन। तो मैं उसके बाद निकल आई एंड अगले दिन सुबह 7 बजे जब मैं गई तो पहले तो पता चला ऐसा सीन लगाया है जो 10-15 दिन बाद का है, कुछ अर्जेंट नहीं था। वो इसीलिए कि पर डे वसूल करना है, कि बाद में जो इनका थोड़ा प्रायोरिटी वाला था, क्लोज़अप था, वो था, मतलब जो 2 दिन बाद का था। लेकिन दूसरा सीन जो सुबह सुबह 7 बजे लगाया गया है वो उसमें मैं मतलब ज़रूरत ही नहीं थी उनको लगाने की, पर डे वसूल करने के लिए। एनीवे 10:30 बजे करीब मेरा सीन हुआ, मुझे बोला गया आप दूसरे सेट पे चले जाओ। तो मैंने हर्षद सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है कि मेरा आप क्लोज़अप ले लो। मैंने ऋषि को कल बोला था कि मुझे 2 बजे इन टाइम, लेकिन वो हुआ नहीं, तो मेरे को जल्दी छोड़ दो। बोले अच्छा ठीक है, तेरा क्लोज़ किसके साथ है? तो मैंने मुनमुन के साथ और अंबिका के साथ। बोले अंबिका तो सीन में है। अंबिका का भी ऐसा सीन लगाया था कि वो अभी मेरे क्लोज़अप में आ नहीं सकती। मैंने कहा ओके। तो मैंने बोला सर मुनमुन के साथ ले लो। बोले ठीक है तू आ जा यहाँ पर। मैं जल्दी से गई, तैयार होके मैं सेट पे गई, तो उन्होंने बोला नहीं अभी तो नहीं कर सकते, तो अभी हम पीछे का कर रहे हैं, अभी हम आगे का कर रहे हैं, तुम्हारा मुनमुन के साथ पीछे का है। तो मैंने बोला कि सर मेरे को जाना है सर, इट्स ऑलरेडी यार 11 बज रहा है। बोले कि नहीं देखो अभी करते हैं, कुछ करते हैं नहीं, पर मैंने कहा सर एक काम करो ना, आप मेरा क्लोज़ ले लो, आगे का कर रहे हो मेरा क्लोज़ ले लो, अंबिका नहीं है तो। नहीं 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 मुझे तो 2 शॉट ही चाहिए। मैंने कहा, मैं थोड़ा अपसेट होकर रूम में जाने लगी तो ऋषि मिला। मैंने ऋषि को बोला, मैंने कहा ऋषि तूने बोला था। बोले देखो बोला था, कोई प्रॉमिस नहीं किया था, अभी बाकी आर्टिस्ट के भी एडजस्टमेंट है, बाकी और मेल आर्टिस्ट के एडजस्टमेंट थे, बाकी आर्टिस्ट के एडजस्टमेंट है, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। मैंने बोला ऋषि ऐसा नहीं करते यार, मेरे को मेरी बच्ची के साथ होली खेलना है यार, इतनी सी चीज़ थी यार। तो बोले कि नहीं मैम मैं क्या करूँ इसमें, अभी मैं हर चीज़ तो एडजस्ट नहीं कर सकता। मैंने बोला हर्षद सर बोल रहे हैं ऐसा। बोले अरे हर्षद सर को पोजीशन नहीं मालूम है भाई, कौन कहाँ है, अंबिका मैम वहाँ सीन में है। तो मैंने बोला तो मुनमुन के साथ ले लो यार। बोले वो पीछे उन पोजीशन है आपकी, हमको कैमरा यहाँ से वहाँ सेट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं अपसेट होकर रूम में गई। उतनी देर में 5 मिनट बाद हमारे एडी प्रशांत पिंपरे आया, उसने मुझे बोला कि मैम आप तैयार हो जाइए, आप चलिए मुनमुन मैम के साथ आपका क्लोज़ है। तो मैं सिर्फ माइक लगाया है मैंने और वो 2 मिनट में आया, नहीं मैम अभी आप मत आइए, अभी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले कि बबीता मैम का कुछ ड्रेस का इशू है। तो मैंने कहा ओके। तो मैं थोड़ा अपसेट हो गई। फिर मैं गई हर्षद सर के साथ, मैंने कहा सर मेरे को अभी जाने दो। मैंने कहा आप या तो मेरा क्लोज छोड़ दो। मैंने कहा कितना फ़र्क पड़ेगा मेरे 2 मिनट के स्क्रीन स्पेस से। बोले नहीं नहीं छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा तो कल सुबह 7 बजे बुला लो। बोले नहीं नहीं। मैंने कहा सर आप मेरे को मेरा आप मैं 2 बजे आ जाती हूँ। अभी 11:15 बज गया था तब। मैंने कहा मैं 2 बजे आ जाती हूँ। बोले नहीं 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 कर सकते। मतलब हर चीज़ नहीं, मैं आपको हर चीज़ बोल रही हूँ करने के लिए, आप कोई भी एडजस्टमेंट नहीं। अगर 15 साल के तो भी मैं शांत थी। मैं अपने रूम में गई हूँ और वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि और आर्टिस्ट का एडजस्टमेंट है, 2 आर्टिस्ट को छोड़ दिया गया है और एक का एडजस्टमेंट है और एक का लेट कॉल टाइम है मेल्स का। मैंने कहा मतलब क्या है, ना उनकी एनिवर्सरी है ना उनमें से कोई होली खेलता है, तो मतलब और मैंने इतना वो करके इनको 2 घंटा, मेरे एक बच्ची को इमोशनल, साल भर वो वेट करती है होली के लिए।
तो मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, मैं बहुत रोने लगी। मैंने बोला कि मेरे को नहीं सहन हो रहा, अब नहीं सहन हो रहा, मेरा गला दब रहा है। मैंने कहा मैं कुछ कर लूँगी। तो उन्होंने बोला तुम अभी घर आ जाओ। मैंने कहा इन लोग मेरा पैसा रोक लेंगे। बोले पैसा रोकने दो, जाने दो जेनी। मैंने कहा इन लोग मेरे को रिप्लेस करेंगे। बोले जाने दो, तुम घर आ जाओ। मैं बाहर निकलने लगी तो मैं पहले हर्षद सर के पास गई। मैंने उनको हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा सर जो भी भूल चूक हो गई माफ़ करना, मैं घर जा रही हूँ। बोले अरे नहीं ऐसा ऐसा मत कर। मैंने कहा सर अगर मैं नहीं गई ना तो आई विल कमिट सुसाइड। मैंने कहा अभी मेरे से नहीं सहन हो रहा है। मैं ये बोल के निकली हूँ और उन्होंने तब तक जतिन को फ़ोन कर दिया होगा। मैं रूम में आई, सामान पैक किया, मैं जतिन को फ़ोन करने गई तो उसका फ़ोन एंगेज था। हर्षद सर बोल रहे होंगे उसको। देन आई जतिन का उसके बाद फ़ोन आया कि मैम मैम रुको मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा नहीं जतिन आई विल नॉट वेट। बोले मैम मैं आ रहा हूँ बस 5 मिनट रुको। तो मैं 5-7 मिनट उसका वेट किया, वो नहीं आया। तो मैं निकलने लगी तो मैं कार से निकल रही थी और वो आया। मैं कार में गुस्से में जाके बैठी। मैंने कहा अभी मत रुक जतिन, मेरे को जाने दे, मैं 2 बजे चाहिए तो आ जाऊँगी। मैंने कहा मत रुक मेरे को। तो बोले कि अरे रुको मैम ऐसे नहीं जा सकते, आप सेट छोड़ के नहीं जा सकते। उसने सोहेल को फ़ोन लगाया। मैं कार पीछे करने लगी तो वो मेरी कार के पीछे ऐसे आके खड़ा हो गया, ऐसे कार से टिक के ऐसे करके खड़ा हो गया और ऐसे करके बात करने लगा। मैं बोली जतिन जतिन मेरे को जाने दे, जतिन मेरे को जाने दे। नहीं जाने दे रहा, मतलब वो फ़ोन पे बात कर रहा। मेरे को मैंने बोला जतिन जाने दे, नहीं तो उतनी देर में उसने अब चिल्लाया गेट बंद करो, गेट बंद करो, इनको बाहर नहीं जाने देना। तो वॉचमैन ने तुरंत गेट बंद कर दिया। तो मैंने कहा जतिन हट जा। तो वो आया, पहले पहले आप सोहेल भाई से बात करो। तो मैंने सोहेल को बोला, मैंने वो सोहेल ने बोला क्या हो गया क्या हो गया। तो मैंने बोला कि सोहेल मैंने, और सोहेल को भी मैंने एक दिन पहले बताया था कि मैंने ऋषि को बोला है कि 2 बजे मुझे इन टाइम चाहिए है। तो उसने बोला हाँ अगर डायरेक्शन टीम को प्रॉब्लम नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी बनती थी उससे, कोई ऐसा इतना कुछ हुआ नहीं था। तो मैं उसको भी मालूम था। तो मैंने सोहेल ने बोला आप रुको मैं आता हूँ। मैंने कहा सोहेल मैं अब नहीं रुकूंगी। मैंने कहा इट्स ऑलरेडी 11:45, मुझे घर जाते जाते आई स्टे इन पवई, मुझे 12:30 बजेगा यार, 1 बजे तक तो होली, आधा घंटा आई नीड विथ माई डॉटर यार। तो नहीं रुको करके उतनी देर में जतिन को बोला हट जा करके। मैंने कार पीछे की तो मे भी थोड़ा सा वो बैंग हुई क्योंकि दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। तो वो डर गए कि दरवाज़ा को कुछ होगा। मेरी कार को कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ है उनके बैंग, ठीक है, सारा सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड है। फाइनली उन्होंने गेट खोला, मैं निकली और बाहर सोहेल आया। सोहेल ने गुस्से से मेरी कार का साइड वाला दरवाज़ा खोला, बहुत एंग्रीली ऐसे खोला उसने। क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। मतलब वहाँ मेरी सटकी। मैंने बोला ये तू क्या करेगा रे, तू क्या करेगा, मेरा 3.5 महीने का पैसा रोकेगा, रख दान है नीला टेलीफिल्म्स को मेरी तरफ से, और क्या करेगा, मेरे को रिप्लेस करेगा, आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रोन इन प्रेगनेंसी। मैंने बोला और तेरा जो कंटिन्यूटी का शूट अटका है ना, आई विल कम एंड डू दैट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ उसको लगा इसके लिए तो कोई पॉइंट ही नहीं है, उसका ईगो हर्ट हो गया। तो फट से उसने मेरी कार का दरवाज़ा बंद किया। ही शाउटेड ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस गेट आउट गेट आउट, 4 बार चिल्लाया, रिप्लेस करो उनको। ऐसे करके मैं निकल गई और हम लोग अंदर चले गए। और ये सब हमारे पूरा पूरा कास्ट क्रू मेंबर सब खड़े होकर देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ आगे भी नहीं कहेंगे मुझे मालूम है। दिस वॉज द थिंग। अब इसमें अगर आप बोलते हो मैंने सेट पे तोड़ फोड़ की है तो आप समझ लो, मतलब आप किसी को रोक नहीं सकते हो जाने के लिए। पहले तो आप तो कार के सामने आके दरवाज़ा बंद कर रहे हो यार, इट्स किडनैपिंग। मैं आपको किडनैपिंग का वो कर सकती हूँ, आप इस तरीके से कर रहे हो। मैं तो फिर भी लीनियंट हूँ जतिन के साथ, क्योंकि ऐसा मेरा उससे कोई पंगा नहीं था, उसने ये गेट बंद करने के अलावा ऐसा कुछ नहीं किया। बट दिस इज़ वेयर द क्राइम बिगिंस।